एक जमाने में कांजीपुर नाम के राज्य पर राजा चंद्रसेन का राज था, जिनके दो बेटे थे, जिनमें से एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश था। दोनों ही जवान हो चुके थे। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुमन। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। राजा अक्सर अपने बड़े बड़े फैसलों पर अपने मंत्री की सलाह लिया करता था। महाराज, आपके दोनों ही बेटे बहुत होनहार हैं। अब तो उचित समय आ गया है महाराज कि उन दोनों में से किसी एक का राज तिलक अभिषेक कर दिया जाए। जी मंत्री जी, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ। लगता है महाराज, दोनों में से किसका राज तिलक करना है इसका फैसला आपने कर लिया है। चाहे आप किसी का भी राज तिलक करें, दोनों तो आपके ही बेटे हैं। लेकिन दोनों की बुद्धि एक समान नहीं है मंत्री जी। जहाँ कुश में सारी योग्यताएं हैं राजा बनने की, वहीं लव बहुत ही शांत स्वभाव का है। इसीलिए मैंने कुश को ही राज्य का कार्यभार सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि लव में एक राजा बनने की योग्यताएं नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना है। परंतु महाराज, असली बात तो यह है कि मंत्री कुछ कहना चाहता था, लेकिन मंत्री बात को बदल देता है और कहता है, आप सही कहते हैं महाराज, आपने बहुत सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा। एक दिन किसी बात को लेकर लव और कुश में बहस हो जाती है, जिसे सुलझाने के लिए वो अपने पिता के पास जाते हैं। पिताजी, हम दोनों के बीच एक विवाद हो गया है। अच्छा, क्या विवाद है मेरे बच्चों? जरा सब कुछ विस्तार से बताओ, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। पिताजी, हमारे राज्य में बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। तो ऐसे में उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ योजनाएं बनानी चाहिए। इससे ना कि उनकी भूख मिटेगी, बल्कि राज्य में राजा का सम्मान और भी बढ़ जाएगा। ये योजना गलत है पिताजी। अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या की जड़ क्या है, ये जानकर उसका पक्का उपाय करना चाहिए। जैसा आपको भैया ने बताया, इस तरह की अस्थायी योजना बनाने से वह समस्या समय समय पर बार बार आती रहेगी। भूखे लोगों की भूख मिटाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नाज कैसे उगाते हैं ये भी उन्हें सिखाना चाहिए। तो वो अपने पेट के साथ साथ कई और लोगों का पेट भर सकते हैं। सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अगर काम करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। दोनों की बात सुनने के बाद राजा कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है और फिर कुछ समय बाद अपने मंत्री की तरफ देखता है। महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर गरीबी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए तो ये एक सही फैसला होगा। अगर राज्य से गरीबी समाप्त हो गई तो लोग राजा को भूल जाएंगे। इसीलिए मुझे कुश की बात ज़्यादा सही लगी, जबकि लव की सोच सही नहीं है। राज्य को चलाने के लिए बुद्धि ही नहीं बल्कि योग्यता भी होनी चाहिए, और ये योग्यता लव में नहीं है। लव, अब तुम आगे से कोई गलत सलाह मत देना। मंत्री जी, कुश का राज तिलक करने के लिए तैयारी कीजिए। महाराज एक तरफ कुश का पक्ष लेते हैं और दूसरी तरफ लव की बात गलत ठहराते हैं और उसका अपमान भी करते हैं, और ये अपमान लव से सहन नहीं होता। इसीलिए वो किसी को बिना कुछ बताए एक दिन साधारण कपड़े पहनकर राज्य को छोड़कर चला जाता है। वो कई नगर और कई गांवों में घूमते घूमते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वो जिस रास्ते से गुजर रहा था उसने देखा कि एक संत एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ लोगों को उपदेश दे रहा है। लव भी वहीं रुककर उनका उपदेश सुनने लगा। लव ने अपने पास खड़े एक आदमी से पूछा, महाशय, पुराने ग्रंथों की बातों को इतने सरल तरीके से और इतनी आसान भाषा में समझाने वाले ये महाशय कौन हैं? ये अग्निसर हैं, इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सरिता। वो जिससे भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, उनकी बेटी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। चाहे कितना भी समझा लो, लेकिन इनकी बेटी मानती ही नहीं। यही कारण है कि ज़्यादातर ये दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होते ही लव
अग्नि सर के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई है उससे मेरी कई परेशानियां दूर हो गई हैं। अभी तक मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक सन्यासी बन जाऊं तो मेरे मन को शांति मिलेगी, परंतु अब समझ में आ गया है कि संसार में रहते हुए भी शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लव की बात सुनकर अग्नि सर लव से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पसंद करने लगे। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम कहाँ से आए हो? लव ने सच्चाई को छिपाते हुए कहा, बस मुझे इतना ही मालूम है कि मैं बचपन से बिना माँ बाप के रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में और कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर पर आकर रह सकते हो। लव उनकी बात मान लेता है और उनके साथ उनके घर पर चल देता है। उनके घर पर उनकी बेटी सरिता, जिसे कभी कोई लड़का पसंद नहीं आता था, लेकिन लव को देखकर वह बहुत ही प्रभावित हुई। ऐसा लगा जैसे उसके मन में प्यार की ज्योति जलने लगी। एक दिन सरिता लव से कहने लगी कि क्या वो उसके साथ गांव के कुएं पर पानी भरने चलेगा। लव उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ गांव के कुएं पर पहुंच गया। सरिता जानती थी कि इस समय कुएं पर कोई नहीं आएगा, इसीलिए सरिता लव से कहती है, आमतौर पर मैं लड़कों को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में इच्छा जगी है। आज रात पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने किसी दूसरे गांव में जाने वाले हैं। मौका अच्छा है, तुम रात होने पर मेरे कमरे में आ जाना। तुम्हारे पिता को मैं गुरु मानता हूँ और तुम उनकी बेटी हो। तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार रखना मेरे लिए पाप है। तुम्हें भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। लव के ऐसा कहने पर सरिता उसे बहुत समझाती है, लेकिन लव के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर सरिता ने सोचा कि इसे सबक सिखाती हूँ। वो अचानक हाथों की चूड़ी तोड़ने लगती है और अपने हाथों को खरोंचने लगती है और बालों को बिखराकर रोने लगी। रोते रोते वो अपने घर पहुंची और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, लव ने मुझ पर गलत नजर डाली है। आपने आस्तीन के सांप को घर में रखा हुआ है। देखिए, इस दुष्ट लव ने मेरी क्या हालत कर दी है पिताजी। सरिता के पिता जानते थे कि सरिता लड़कों को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो मान लेते हैं कि ये घिनौना काम लव ने किया है और शायद इसी इरादे से वो उनके घर पर आया था। दोनों पिता और पुत्री गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। मुखिया ने लव को भी वहां बुलाया। सरिता ने नाटक करते हुए झूठ को सच बनाकर मुखिया के सामने पेश किया। मुखिया ने जब इस बात के बारे में लव से पूछा तो लव ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुखिया ने एक बार फिर से पूछा, लव, क्या तुम अपराधी हो? क्या तुमने ये अपराध किया है? सब कुछ सच सच बता दे, थोड़ी सजा कम हो जाएगी तेरी। अब भी समझा रहा हूं मैं तुझे, सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो लट धराऊंगा कुएं में। ऐसा फेरूंगा गांठ पे कि 7 पुश्ते याद रखेगी। मुखिया के सवाल का कोई भी उत्तर दिए बिना लव बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। तू चुप क्यों खड़ा है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तूने चुप्पी साध ली है। मुझे लगता है सच में ये अपराध तूने ही किया है, इसीलिए तुझे दंड मिलना ही चाहिए। सरिता गुरुजी की बेटी है, ये जानने के बाद भी तूने ये अपराध किया। न्याय के अनुसार तो तुझे इस अपराध का दंड ये मिलना चाहिए कि तेरे हाथ पैर कटवा कर फेंकवा देने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ये कहता है कि तू अपराधी नहीं है और सरिता के पास भी इस बात का कोई प्रमाण और गवाह नहीं है, इसीलिए मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। जब मुखिया कोई भी फैसला नहीं ले पाया तो उसने इस मामले की पूरी जानकारी उस राज्य के राजा को दी। मुखिया जी, जब लव इस अपराध पर मौन है और सरिता ने अपनी गवाही दे दी तो आपको लव को दंड दे देना चाहिए था।
महाराज, लव का शांत स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता वो अपराधी है। मेरे विचार से आप एक बार उन दोनों से मिले और फिर दोनों पक्षों की बात सुनकर एक सही फैसला करें। ठीक है, मैं इस बारे में विचार करूंगा। तुम अभी जा सकते हो। देव वर्मा की एक बेटी थी जिसका नाम था यमुना। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और अक्लमंद भी। महाराज को जब भी कोई संदेह होता था तो वो अपनी बेटी यमुना से सलाह लेने आते थे। इस बार भी उन्होंने लव और सरिता का सारा मामला उसके सामने रखा। सारा मामला सुनने के बाद यमुना ने कहा, पिताजी, हमें उस संत, सरिता और लव को अपने पास बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष। आप उन तीनों को राज दरबार में बुलाइए। यमुना के कहने पर राजा उन तीनों को राज दरबार में बुलाकर उनसे पूछताछ करता है। पिता और पुत्री राजा के सामने वही बात कहते हैं जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी। लेकिन लव का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी संदेह होता है कि यह निर्दोष है। कोई ठोस सबूत ना होने पर लव को दंड देने का मन राजा देव वर्मा का नहीं हो रहा था, परंतु लव निर्दोष है इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं था। तब राजा अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। उनकी बेटी यमुना उन तीनों को वहीं रहने को कहकर अपने पिता के साथ खुद एक दूसरे कक्ष में गई। पिताजी, यदि ये समस्या हल करनी है तो इस मामले से जो भी जुड़ा है उनका आमना सामना करवाना होगा, तभी कोई सही फैसला ले सकते हैं हम। परंतु ये सब कैसे होगा पुत्री? आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी। आप उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में 2 दिन का समय लगेगा, बाकी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। ये कहकर यमुना मुस्कुराने लगी। फिर यमुना के आदेश के अनुसार सरिता और लव को राजमहल में ही 2 अलग अलग कमरों में ठहरा दिया गया। दोनों ही कमरे एक दूसरे के बिल्कुल ही पास थे। अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिला है, इसीलिए इस मामले में आप और मैं ही गवाह बनेंगे। आइए प्रमाण ढूंढते हैं। फिर यमुना अपने पिता को लव के कमरे के पास ले गई ताकि कुछ ठोस सबूत मिल सके। लव के कमरे के दरवाजे में एक छेद था जिसके अंदर से साफ साफ देखा जा सकता था कि कमरे में क्या हो रहा है। राजा ने जब दरवाजे के छेद से देखा तो लव बिल्कुल शांत दिखाई देता है और दूसरी तरफ सरिता कमरे में इधर उधर टहल रही थी। जब काफ़ी देर तक कमरे में कोई नहीं आता तो सरिता बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी और कमरे में इधर उधर टहलते हुए उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिसे जाकर वो खोलती है। कुंडी ना लगी होने के कारण दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है। असल में इस दरवाजे का रास्ता लव के कमरे तक जाता है। जैसे ही वह अंदर गई उसने देखा लव बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सरिता ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। जब उसे लगा कि उसके आसपास और कोई नहीं है तो सरिता लव के करीब जाकर कहने लगी, अब तो तुम्हें अवश्य ही दंड मिलेगा। तुमने मुझे ठुकराया है। मेरी सुंदरता पे तो लोग मरते हैं, पर तुमने मुझे ठुकरा दिया। अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले लूंगी, वरना मेरा झूठ तुम्हारा प्राण ले लेगा। मेरे लिए दंड कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच्चा हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। परंतु मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरी नहीं कर सकता। वो दोनों ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि राजा बाहर खड़ा हुआ दरवाजे के छेद से सब कुछ देख रहा था। अगले दिन देव वर्मा सभी को राज दरबार में बुलाकर कहने लगा, सरिता, तुम एक कुटिल और दुष्ट लड़की हो, जबकि लव बिल्कुल निर्दोष है। सरिता की इच्छा जाप लव ने पूरी नहीं की, इसीलिए सरिता ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी झूठी शिकायत कर दी। होना तो ये चाहिए कि सरिता को दंड दिया जाए, परंतु सरिता के पिता को देखते हुए हम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं और साथ ही 2 किलो मोतीचूर के लड्डू के साथ लव को अपराध मुक्त किया जाता है। राजा ने सरिता और उसके पिता को जाने दिया, जबकि लव को वहीं अतिथि के रूप में रख लिया। वो लव को पसंद करने लगे थे और अपनी बेटी की शादी भी उससे करना चाहते थे। पहले तो लव ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया,
परंतु जब उसे पता चला कि यमुना की वजह से ही वो निर्दोष साबित हुआ है तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी होने के बाद लव ने राजा देव वर्मा को अपनी सारी सच्चाई बताई। महाराज, मैं एक राजपुत्र हूँ, परंतु अपने पिता के व्यवहार के कारण मैं अपना सारा राजपाट छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। तुम चाहे एक राजपुत्र हो, चाहे तुम एक साधारण व्यक्ति, अब इस बात का कोई मतलब नहीं। आज के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद इस राज्य को बस तुम ही संभालोगे। मुझे खुशी है कि तुम जैसा समझदार लड़का मेरी बेटी का पति और मेरा दामाद बना, और साथ ही साथ एक भावी राजा भी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी को लाइक के बिना मत जाना, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।